बारे में ये है कि हिंदी हमारी, हम लोगों की, उत्तर भारतीयों की तो मातृभाषा भी है ना। तो हम अपनी मातृभाषा को दूसरों पर थोपे क्यों ज़बरदस्ती? हमें कोई जिसको नहीं पढ़ना है या जिसको नहीं उसको महत्व देना है तो उसको अपनी स्वतंत्रता रखो, आप ज़बरदस्ती कहीं मत करो। और ज़बरदस्ती न करते हुए प्रेम से हम सब पर राज्य कर सकते हैं। हिंदी प्रेम की भाषा है, प्रेम में से उत्पन्न हुई है और प्रेम का विकास कर रही है। तो हिंदी को प्रेम का आधार छोड़ना नहीं चाहिए। और उसके बाद तो स्वाभाविक रूप से अब तो व्यापार ने हिंदी को बढ़ा दिया है काफ़ी। आप चाहे ना चाहे, बाजार तो अपना काम हर आदमी तक पहुंचना चाहता है ना, तो हर आदमी तक पहुंचता है तो उसकी मातृभाषा को भी महत्व देता है। तो सिनेमा और फिर बाजार है ना, इन दोनों ने हिंदी को आगे बढ़ाने तक योग दिया है। संघर्षों में उलझ न पाया तो लोगों का विश्वास कलम पर उठ जाएगा जी। अब तक मैंने लिखने में ही अपनी सारी शक्ति लगाई है ना। तो अगर आप केवल लिखते हैं और वैसा कर नहीं सकते उसके अनुसार, तो फिर लोगों का विश्वास कलम पर उठ जाएगा। तो आपको गंभीरता से अपनी कलम के साथ होना चाहिए, उसके पीछे आपको मजबूती से लगे होना चाहिए। नमस्कार साथियों, समस्याएं तो हम कहीं से उठा सकते हैं, लेकिन समाधान दे तो तर्जनी कहीं एक साहित्यकार की ओर इशारा करती है। साहित्यकार समाज का एक सजग प्रहरी होता है, अपने आसपास सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्त गतिविधियों में व्याप्त खामियों का गहन अध्ययन करता है और फिर अपनी लेखनी के माध्यम से उसमें व्याप्त खामियों को दूर करने का प्रयत्न करता है। ऐसी ही एक विराट शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, जिन्होंने साहित्य लेखन के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम किया। करीब 2 दर्जन से अधिक किताबें आपकी प्रकाशित हैं और आप कानपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के चेयरपर्सन भी रहे, प्रोफेसर हैं। इसके अतिरिक्त आपको कई सम्मान मिले, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कई सम्मान मिले, जो हम सबको प्रेरणा देती है। सन 1972 में एक हिंदी से जुड़ा हुआ सम्मेलन हुआ, जिसमें तात्कालिक जितने भी श्रेष्ठ साहित्यकार थे उन सभी के बीच में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऐसे ही हमारे बीच में आपका नाम है डॉक्टर रणजीत। मैं आपसे ही आज मुखातिब हो रहा हूं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार आपको, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान दौर में जो साहित्य लेखन की विधा है वो कहीं ना कहीं अपने पथ से विचलित हो रही है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, विचलन तो हर युग में थोड़ा बहुत रहा ही है। हर युग में अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टि से लिखते रहे हैं। कुछ लोग केवल मनोरंजन के लिए लिखते रहे। एक समय तो बल्कि ऐसा था कि अपने आकाओं की तारीफ के लिए लिखा जाता था। वो भी युग हमारे साहित्य में रहा है ना? जब राजाओं की, और जब पृथ्वीराज को कहा कि तुम पूरे संसार के राजा हो, अब वो जहाँ बनाओ। अब हर एक वो जो राजा था या नवाब था या सम्राट था, तो जहाँ पनाह है, तो अब जहाँ जिसको पनाह दे ऐसा बड़ा। तो ये तारीफें रही है, ऐसा भी रहा। और साहित्य में सभी तरह की प्रवृत्तियाँ रही है। असल में क्या है कि कुछ लोग केवल मनोरंजन के लिए साहित्य को समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि साहित्य से हमारा नाम मिलता है हमको, इसलिए हम साहित्य लिखते हैं, है ना। लेकिन वो मेरे ख्याल से वही साहित्य ज़्यादा महत्वपूर्ण और चिरजीवी होता है जो जन मन के साथ जुड़ गया हो, जो जनता के साथ जिसका संपृक्ति हो, एक तरह की, है ना, जो जनता के सुख दुखों को व्यक्त करता हो और उनकी समस्याओं को हल करने की दिशा दिखाता हो। तो ये अंतर, तो मेरे ख्याल से वही साहित्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, साहित्य समाज का दर्पण है, ज़्यादातर साहित्यकारों का मानना भी है, क्योंकि दर्पण में जैसा हम देखते हैं यथावत उस टाइम जो साहित्य होता है बिल्कुल यथावत दिखाता है। उसमें रत्ती भर का दर्पण में जो चीज़ होगी वैसे ही दिखेगी। तो आज के दौर का, यदि किसी भी दौर का हमें इतिहास जानना हो, उस टाइम के संस्कार जानने हो, उस टाइम का रहन सहन जानना हो, उस टाइम की स्थिति जानना हो, तो उस टाइम का हमें साहित्य पढ़ना चाहिए।
आज के दौर में हम देखते हैं जो कवि सम्मेलन हो रहे हैं ज़्यादातर कहीं ना कहीं वो सिर्फ मौका महल देखकर कहें या सिर्फ समाज में कुछ अश्लीलता परोसने में थोड़ा माहिर हैं, या कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और पैसा कमाने तक ही ज़्यादा अपना ध्यानाकर्षण करते हैं। वास्तव में जो साहित्य की असली संकल्पना है उससे पथ विचलित हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कथन है? बात आपने सही कही, बिल्कुल काफ़ी हद तक सही है कि कवि सम्मेलनों में तो ये भोंडापन और अश्लीलता थोड़ी सी, या केवल हास्य या केवल मनोरंजन हल्का ये है, तो ये भी साहित्य का एक अंग है वैसे। लेकिन ये वैसा ही हुआ ना कि जैसे आप कहें साहित्य में से मनोरंजन भी मिलता है, लेकिन मनोरंजन ही को आप साहित्य का लक्ष्य मान लें तो गड़बड़ हो जाती है ना। जहाज चलता है तो किसी दूसरी जगह पहुंचने के लिए चलता है। आप कहें कि कोयला जलाने के लिए जहाज चलता है तो ये तो कोई बात नहीं है। जहाज चलने में कोयला भी जलता है, लेकिन कोयला जलाने के लिए जहाज नहीं चलता। जहाज किसी जगह पहुंचने के लिए चलता है, किसी स्थिति में, किसी दिशा में। तो इसलिए साहित्य भी किसी की भी कोई दिशा होनी चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। और वो लक्ष्य क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से तो मानव मात्र की समता, मानव मात्र का बंधुत्व और मानव मात्र की स्वतंत्रता, ये 3 नारे हैं या आदर्श वाक्य हैं फ्रांसीसी क्रांति ने हमें दिए हैं। तो वो तीनों आदर्श मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं और उसी के साथ साहित्य को जोड़कर मैं देखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आप हिंदी साहित्य के मध्यकाल में जो भक्तिकाल है, रीतिकाल है, तो हम भक्तिकाल में आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें जो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, इन 2 शाखाओं पर आपका क्या दृष्टिकोण है? आप अपनी दृष्टिकोण में कैसे देखते हैं? देखिए, ज्ञान मार्गियों में आप लोग और ज़्यादातर लोग कबीर वगैरह को लेते हैं, है ना, और प्रेमाख्यान वगैरह में जो है उनको जैसी और अन्य सूफी कवियों को लेते हैं। तो ज्ञान मार्गियों का महत्व यह है कि उन्होंने वो जो क्या कहना चाहिए, राम और कृष्ण की भक्ति का जो आंदोलन चला है उससे थोड़ा अलग होकर मानव बोध पर ज़्यादा ध्यान दिया है। जैसे तुलसीदास हैं, बड़े कवि हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नारी और दलित के बारे में उनका दृष्टिकोण बहुत ही नकारात्मक है ना। ऐसा वाक्य लिख गए कि क्या है वो प्रसिद्ध पशु गंवार शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ये तो बहुत अन्यायपूर्ण है, सोचा जाए तो, है ना। इसी तरह तो कबीर, उस दृष्टि से कबीर ज़्यादा मानवीय है ना। लेकिन जो प्रेमाख्यान वाले कवि हैं, उन्होंने तो एक बड़ा काम किया। उन्होंने हिंदू मुसलमान को एक करने की कोशिश की, है ना। दोनों धर्मों के सार को लिया और उसको ये कहा कि इसमें कोई अंतर नहीं है इनमें। तो धार्मिक विद्वेष को, जो उस समय एक यथार्थ था, उस विद्वेष को कम करने की उन्होंने कोशिश की। तो उनका अपना महत्व है प्रेमाख्यान वालों का, प्रेम मार्गी कवियों का। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, वर्तमान समय में जो साहित्य लेखन होता है, बहुत से प्रतिभाशाली लेखक साहित्यकार कहीं ना कहीं वो किसी विशेष राजनीतिक अप्रोच उतना बेहतर नहीं होता, इस वजह से उपेक्षा का शिकार होते हैं। और उनका कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता है या उनका उतना वर्चस्व नहीं होता है, इस वजह से उनकी रचनाओं को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है और उन्हें जिस स्तर का सम्मान मिलना चाहिए उसके भी उपेक्षा के शिकार होते हैं। इस पर आपका क्या कथन है? आपने काफ़ी अरसे तक साहित्य लेखन किया और कई युगों को मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपने आधुनिक युग को बहुत ही गहराई से देखा है। क्या आपका कथन है? आज़ादी के बाद के दौर को बहुत अच्छे से आप देखे हैं। देखिए, आज़ादी के बाद एक तो बड़ी बात ये हुई कि साक्षरता का प्रसार हुआ और शिक्षा का प्रसार हुआ। इसलिए क्या कहना चाहिए, साहित्य का एक जनतंत्रीकरण हो गया, है ना। कि साहित्य में एक आदमी, जैसे नायक हुआ करते थे पुराने, है ना, कि एक नायक है। छायावाद युग में प्रसाद नायक है, और प्रसाद जैसा तो कोई नहीं है भाई। और साथ में गिनने तो 3-4 लोग और
जबकि छायावादी युग में भी 100 से ज़्यादा कवि लिख रहे थे, है ना। लेकिन जबकि आप नाम किन के जानते हैं? बस वही प्रसाद, महादेवी, महादेव निराला, वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, चार लोग हैं। इन 4 लोगों के नाम। ब्रह्मा विष्णु महेश भी चारों में कह दिया गया है। हाँ, तो इतना सीमित, तो वो जो सीमितता थी, लिखते तो लोग रहे हमेशा, लेकिन साहित्य का जनतंत्रीकरण जो है आज़ादी के बाद हुआ। जैसे हमारे समाज के अन्य क्षेत्रों का जनतंत्रीकरण हुआ, है ना, कि वे केवल सामंत लोग ही शासन में आते थे। थोड़े दिन रहा अपने आज़ादी के बाद भी कि राजा महाराजा हमारे लोकसभा के सदस्य और ये वो बनते रहे, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो गया और अन्य लोग, सामान्य लोग तक पहुंचने लगे। और फिर आरक्षण की नीति ने तो बिल्कुल नीचे तक के लोगों को आने दिया, ऊपर अल्पसंख्यकों को आने दिया, दलितों को आने दिया। तो ये एक पूरे समाज का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। तो उसमें साहित्य का भी हुआ। साहित्य में भी अब सब ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आपके आ गए, तो हर एक आदमी कुछ ना कुछ लिखने लगा और करने लगे, और उनको महत्व भी उनमें से मिलने लगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आपकी रचना में कुछ सार है ना, तो आप कहीं से भी अनाम है, बिल्कुल कोई नहीं जानता आपको, फिर भी एकदम सब जान लेते हैं आपको। पिछले दिनों ही एक कविता का वो कितना प्रसार हो गया था, वो गुजराती कवित्री ने जो लिखा है ना, तो वो अनजान कवित्री है, लेकिन मुद्दे की बात कही उसने, तो लोगों ने पकड़ लिया। तो मूल बात यही है कि आपकी बात में अगर कोई मुद्दा है, कोई मूल विषय है, कोई चीज़, किसी चीज़ ने आपको टिंच किया है बुरी तरह से और आपने लिखा है ना, तो ज़रूर वो महत्व उसे मिलेगा। तो ये अच्छा ही, मैं इसे बुरा नहीं मानता कि बहुत लोग लिख रहे हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा भी लिख रहे हैं, और कुछ बकवास तो हमेशा ही लिखी जाती है, हर युग में लिखी गई है बहुत कुछ, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं, उसको कोई मूल्यांकन उसका नहीं होता, वो छूट जाती है, और फिर उस कूड़े के ढेर में से ही कुछ रत्न मोती निकल आते हैं। डॉक्टर साहब, हिंदी भाषा को जैसा कि लगातार ये प्रयास किया जा रहा है, मांग की जा रही है, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, क्या आपके दृष्टिकोण में उत्तर भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजकीय भाषा हिंदी है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, या फिर जो देश में देश का जो संविधान है, लोकतंत्र, मतलब धर्मनिरपेक्ष या सभी के प्रति समानता का जो संकल्पना है, उस पर आधार, क्या आपको लगता है, आपका क्या दृष्टिकोण है इस पर? मेरा दृष्टिकोण इस बारे में ये है कि हिंदी हमारी, हम लोगों की, उत्तर भारतीयों की तो मातृभाषा भी है ना, तो हम अपनी मातृभाषा को दूसरों पर थोपे क्यों ज़बरदस्ती? हमें कोई, जिसको नहीं पढ़ना है या जिसको नहीं उसको महत्व देना है, तो उसको अपनी स्वतंत्रता रखो, आप ज़बरदस्ती कहीं मत करो, और ज़बरदस्ती न करते हुए प्रेम से हम सब पर राज्य कर सकते हैं। हिंदी प्रेम की भाषा है, प्रेम में से उत्पन्न हुई है और प्रेम का विकास कर रही है, तो हिंदी को प्रेम का आधार छोड़ना नहीं चाहिए। और उसके बाद तो स्वाभाविक रूप से अब तो व्यापार ने हिंदी को बढ़ा दिया है काफ़ी, आप चाहे ना चाहे, बाजार तो अपना काम हर आदमी तक पहुंचना चाहता है ना, तो हर आदमी तक पहुंचता है तो उसकी मातृभाषा को भी महत्व देता है। तो सिनेमा और फिर बाजार, है ना, इन दोनों ने हिंदी को आगे बढ़ाने तक योग दिया है। लेकिन ये बात ज़रूर मैं चाहता हूँ कि हिंदी का अपना जो व्यक्तित्व है उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये जो हिंदी का एक रूप, ऐसा कुछ अखबार प्रस्तुत करने लगे हैं जिसमें सारे शब्द अंग्रेजी के हैं, केवल वाक्य हिंदी का है ना, तो ऐसे मूल आधार पर हाँ, हिंदी, तो मूल आधार ही छोड़ दिया हिंदी में। अरे भाई, हिंदी में शब्द नहीं है कोई, तो आप अंग्रेजी का कोई शब्द प्रयोग कर लें तो ठीक है, उचित है, उसमें कोई गलत नहीं। लेकिन पूरे वाक्य में 5 शब्द हैं, वो 5 संज्ञाएं तो अंग्रेजी की हैं और केवल उसका व्याकरण हिंदी का बना दिया आपने, तो वो बहुत गलत लगता है। जो एक खास भास्कर ऐसा है जो इस तरह की हिंदी प्रयोग करता है, तो इस तरह से। डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत से साहित्य का अध्ययन करने वाले छात्रों और क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कह सकता हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं वो आप गंभीरता से करें, अधिक संप्रक्ति के साथ करें। आप लेखन कर रहे हैं तो एक जिम्मेदारी आपके मन में होनी चाहिए कि मैं क्यों अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ,
तो उसके प्रति आपकी जागरूकता होनी चाहिए और आपका अपनी प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि आप अपनी बात के लिए लड़ भी सकें, केवल वाकजाल न करें, केवल शब्दों में कहें कि ये हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी भी है ना। कि वो मैंने एक कविता में लिखा था, अब तक क्या है अनुराग तुम बता सकते हो, अगर अब मैं उनके संघर्षों में उलझ न पाया तो लोगों का विश्वास कलम पर उठ जाएगा जी। अब तक मैंने लिखने में ही अपनी सारी शक्ति लगाई है ना। तो अगर आप केवल लिखते हैं और वैसा कर नहीं सकते उसके अनुसार, तो फिर लोगों का विश्वास कलम पर उठ जाएगा जी। तो आपको गंभीरता से अपनी कलम के साथ होना चाहिए, उसके पीछे आपको मजबूती से लगे होना चाहिए। अकबर इलाहाबादी की वो पंक्ति, न खींचो कमान को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, इस पे और इसके अतिरिक्त अभी एक तात्कालिक समय में चल रही है, न खींचो कमान को नहीं, एक तात्कालिक समय में एक चल रही है, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अगर कलम के सिपाही सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। इस पर आपका क्या कथन है? एक सोचिए। सही बात है, इसमें सही संदेश है कि अगर आपने जागरूक न रखे तो वतन के सिपाही तो नहीं बेचते बेचारे, वतन के अधिकारी बेच देते हैं सेंस वही। सिपाही तो बेचारा लड़के बचाता है, लेकिन ये जो मंत्री वगैरह है, इनके मालिक जो अपने आप को समझने लगे हैं, कहते हैं मैं सेवक हूँ और चौकीदार हूँ, लेकिन फिर बन जाते हैं मालिक और एकाधिकारी लोग, तो वो गलत है, वो तो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात किया, बहुत धन्यवाद आपको भी।